नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई रामपाल यादव। साथियों, कल से हमने 8वीं कक्षा की साइंस का पहला चैप्टर शुरू किया है और आज की वीडियो में हम 8वीं कक्षा के साइंस के दूसरे चैप्टर सूक्ष्म जीव पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म जीव होते क्या है? सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? देखिए, नाम से ही पता चल, सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटे हैं, जिनको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते और इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, सूक्ष्म जीव जो है उनको 4 वर्गों में बांटा गया है। साथियों, कुछ जो बुक्स हैं उनमें सूक्ष्म जीवों को 5 वर्ग में भी दिखाया गया है, उसमें विषाणु को जोड़ा गया है। लेकिन जो NCERT की कक्षा 8 की बुक है उसमें इसके 4 वर्ग बताए हैं, विषाणु को इसमें शामिल नहीं किया है। तो 4 वर्ग कौन कौन थे? जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। विषाणु भी एक सूक्ष्म जीव है। विषाणु जब किसी जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं तब जनन करते हैं। देखिए साथियों, जो विषाणु है यदि बाहर रहेगा तो ये जनन नहीं करता है। ये वृद्धि कब करता है, जनन कब करता है? जब किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है। देखिए साथियों, पिछला जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में पूछा गया था और जो एंटीबायोटिक जो दवा थी उनके बारे में भी पूछा गया था। तो विषाणु द्वारा होने वाले रोग, विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, खांसी, पोलियो और चिकन पॉक्स। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? मलेरिया और पेचिस। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? 6 रोग, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड जिसको आंत्रज्वर म्यादी बुखार भी कहते हैं, हैजा, टेटनस, निमोनिया, डिप्थीरिया। जो जीवाणु हैं वो सभी प्रकार के पर्यावरण में पाए जाते हैं। कहने का मतलब है बर्फीले इलाकों में भी, मरुस्थल में भी, जो हमारे मैदानी इलाके वहाँ भी, जल के अंदर भी, दलदल में भी, यहाँ तक कि जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो दूध से दही बनाने में सहायता करता है। कहने का अर्थ है दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है? लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया वो। यीस्ट एक प्रकार की कवक है। जो यीस्ट है वो एक प्रकार की कवक है और इसका उपयोग इडली वगैरह में किया जाता है, या शुगर से, जो शुगर होती है, गन्ने का जो रस होता है उससे शराब वगैरह बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, इडली का आटा यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि प्रजनन के कारण फूल जाता है, क्योंकि जब यीस्ट श्वसन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है जिससे आटा फूल जाता है। देखिए, ये कहते हैं इडली बनाने में क्या यीस्ट का उपयोग होता है। तो क्यों फूल जाता है यीस्ट? जो इडली का आटा है, जब उसमें क्या होता है, यीस्ट कोशिकाएं जब वृद्धि करती है, तो इन वृद्धि करने मतलब ये प्रजनन कर रही है, जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो इस श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है जिससे वो फूल जाती है। इसके बाद है किण्वन। शुगर का अल्कोहल में परिवर्तन किण्वन कहलाता है। मैंने अभी बताया था जो यीस्ट है एक प्रकार की कवक है, इसका इडली में उपयोग किया जाता है। इसका किसमें? शुगर से अल्कोहल बनाने में। ठीक है, तो शुगर से अल्कोहल बनाना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। और ये किसकी सहायता से होता है? किण्वन की प्रक्रिया यीस्ट की सहायता से। इसमें कौन सहायक होता है? यीस्ट। इसके बाद है एंटीबायोटिक जिनको हम प्रतिजैविक कहते हैं। ये एक प्रकार की दवा है जो एक सूक्ष्म जीव से तैयार की जाती है और दूसरे सूक्ष्म जीव के लिए हानिकारक होती है। तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या है? रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देती है। क्या करती है? रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देती है। इसके उदाहरण क्या है? टेरामाइसिन, टेट्रामाइसिन, टेरासाइक्लिन, इराइथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। देख साथियों, जो पेनिसिलिन है वो सबसे पहली एंटीबायोटिक है। सबसे पहली प्रतिजैविक दवा कौन सी थी? पेनिसिलिन। देखिए, पहली एंटीबायोटिक क्या थी? पेनिसिलिन, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब? 1929 में।
सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जिसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। किससे? एक कवक से। कवक का क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। कवक का क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। जो चेचक का टीका, स्मॉल पॉक्स चेचक, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। कब? 1798 में। इसके बाद जो टीका, वैक्सीन, ये क्या करती है भाई? रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। टीका लगाते हैं तो ये टीका क्या करता है? हमारे शरीर में इम्यूनिटी उत्पन्न करता है। रोग जिनके टीके से रोका जा सकता है, जो रोग है जिनको टीके से रोका जा सकता है, या हम कह सकते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से रोग हैं जिनकी वैक्सीन बन चुकी है? तो पोलियो, चेचक, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, खसरा, टेटनस, रेबीज, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस, इनके टीके उपलब्ध हैं। इनको किसी वैक्सीन से रोका जा सकता है। साथियों, नेक्स्ट है घरेलू मक्खी रोगों का मुख्य वाहक है। जो घरेलू मक्खी है वो क्या है? रोगों का मुख्य वाहक है। कहने का अर्थ है रोग को फैलाने में ये मुख्य रूप से क्या करती है? उसको फैलाती है। जैसे कि भाई कोई भी रोगी व्यक्ति है, उसका मल वगैरह है, उसके ऊपर ये जाके बैठ जाएगी, फिर हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनके ऊपर जाकर बैठ जाती है, तो ये रोगाणुओं को उस भोजन पदार्थ में छोड़ देती है। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति उस भोज्य पदार्थ का कंजप्शन करता है तो उसको भी वो रोग हो जाएंगे। तो घरेलू मक्खी रोगों को फैलाने में मुख्य रूप से सहायक होती है, रोग का मुख्य वाहक है। मलेरिया का वाहक जीव मादा एनाफ्लीज मच्छर। मलेरिया का वाहक जीव कौन से? मादा एनाफ्लीज मच्छर। और डेंगू का मादा एडीज मच्छर। डेंगू किससे? मादा एडीज। और मलेरिया किससे? मादा एनाफ्लीज मच्छर। डेंगू किससे होता है? विषाणु से। जो डेंगू है वो किससे होता है साथियों? विषाणु से। रोगाणु या रोगजनक, रोग फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। इसके बाद है संचरणीय रोग। संचरणीय रोग कौन से होते हैं? जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। कौन से होते हैं संचरणीय रोग? जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। कैसे? वायु से, जल से, भोजन से या शारीरिक संपर्क द्वारा। कौन कौन से संचरणीय रोग? जुकाम, हैजा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या है? संचरणीय या संचारणीय रोग है साथियों। इसके बाद है एंथ्रेक्स रोग। जो एंथ्रेक्स है मनुष्य तथा मवेशियों में, दोनों में होता है, मनुष्य में भी और मवेशियों में भी। कैसे? बैसिलस एंथ्रासिस जीवाणु द्वारा। किससे फैलता है एंथ्रेक्स रोग? बैसिलस एंथ्रासिस जीवाणु के द्वारा। ये मनुष्य में भी होता है इससे और मवेशियों में भी होता है। इसके बाद है बैसिलस एंथ्रासिस जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने 1876 में की थी। जो बैसिलस एंथ्रासिस जीवाणु है उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। कब? 1876 में। इसके बाद है पौधों के रोग। पौधों में नींबू के अंदर साइट्रस कैंकर है, बैक्टीरिया जीवाणु से होता है। रस्ट ऑफ व्हीट फंगस कवक के द्वारा होता है। येलो वेन मोजाइको भिंडी ओकरा किससे? विषाणु से होता है। इसके बाद है प्रिजर्वेटिव परिरक्षक। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? जो भोजन को खराब होने से बचाते हैं साथियों। प्रिजर्वेटिव क्या है? जो भोजन को खराब होने से बचाते हैं। जैसे कि साधारण नमक है, मीट, मछली, आंवला, कच्चे आम, इमली को संरक्षित रखता है। किस में उपयोग किया जाता है? साधारण नमक भी किसका काम करता है? एक परिरक्षक का काम करता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। किन का? मीट का, मछली को, आंवला, कच्चे आम, इमली आदि को संरक्षित रखता है। शुगर चीनी है भाई, जैसे कि हम जेली, सेक्वेस वगैरह बनाते हैं उनमें क्या डालते हैं? चीनी की चाशनी डालते हैं जिसको हम कहते हैं। इसके बाद तेल व सिरका अचार को संरक्षित रखता है। रसायन जैसे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये भी क्या है? प्रिजर्वेटिव है। और कैसे हम उनको प्रिजर्व रख सकते हैं? गर्म या ठंडा करके।
ठीक है। वायु रहित पैकिंग मतलब कि जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह है उनको किस में पैकिंग की जाती है, ठीक है, जिसमें वायु न जाए तो वो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो खराब नहीं होंगे। साथ में नेक्स्ट है फलीदार पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों की ग्रंथियों में क्या होते हैं, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का शिथिलीकरण करते हैं। कहने का अर्थ वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और पौधे उसका उपयोग सीधे रूप से नहीं कर सकते हैं। तो शिथिलीकरण का मतलब जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला जाता है। तो जो फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों में क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। कौन से जीवाणु पाए जाते हैं फलीदार पौधों की जड़ों में, राइजोबियम, जो क्या करते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का शिथिलीकरण करते हैं। कुछ नील हरित शैवाल जैसे कि एनाबेना, नॉस्टॉक, ये भी क्या करते हैं नाइट्रोजन का शिथिलीकरण करते हैं। इसके अलावा तड़ित जो आसमानी बिजली होती है वो भी क्या करती है नाइट्रोजन का शिथिलीकरण करती है। नाइट्रोजन शिथिलीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में कौन से यौगिक जैसे कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन का शिथिलीकरण कहलाता है। नॉन लेगुमिनस प्लांट जैसे कि एलनस और जिंको भी नाइट्रोजन का शिथिलीकरण करते हैं। कौन कौन से, एलनस और जिंको क्या है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का शिथिलीकरण करते हैं। वायुमंडल में कितनी नाइट्रोजन है, 78%। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद साथी।